नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मार्स के बारे में। मंगल मंगल हमारी कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि मंगल जो है हमारी कुंडली के जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें सेनापति है, और सेनापति जब स्ट्रांग होता है तो वो सारी जंग खुद ही जीत लेता है, तो राजा को कभी आगे आने नहीं देता। तो आप मार्स की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि मार्स अकेला अगर कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ, काफी हिम्मत वाला, अपने कैरियर के अंदर अच्छी खासी जीवन में ग्रोथ ले सकता है। समाज में एक अच्छा दायरा, एक इज्जत मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। अब मार्स कुंडली के अंदर इंपॉर्टेंस किस प्रकार रखता है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि हम सभी को पता है कि हमारी कुंडली के अंदर लगन है। लगन और लग्नेश, हम सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं कि कुंडली के अंदर लगन कितना मजबूत है। लगन अगर मजबूत है तो आप ओवरऑल जीवन में कितनी भी परेशानी हो मगर गेन कर लेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति मजबूत है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, हिम्मत वाला है, तो वो सारे काम जीवन में कर लेगा। लगन हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों है? कुंडली के इसे राजगद्दी कहा गया है, सिंहासन कहा गया है, यानी कि राजा की गद्दी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं केंद्र और त्रिकोण की, तो हमारी कुंडली के अंदर केंद्र स्थान कौन कौन से हैं? फर्स्ट, फोर्थ, 7, 10, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखते हैं? त्रिकोण भाव, फर्स्ट, 5th और 9, यानी कि केंद्र और त्रिकोण, इनके बारे में हम सभी को पता है कि हमारी कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाउसेस हैं। मगर आप यहाँ पर एक बात देखिए कि केंद्र और त्रिकोण की जब बात की जा रही है तो लग्न जो है वो हमारा केंद्र में भी काउंट होता है और त्रिकोण में भी। तो ये सर्वाधिक हमारे 12 हाउसेस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाउस हो गया, क्योंकि इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कुंडली। तो कुंडली का प्रधानमंत्री हमारा लगन भाव है। अगर लगन को मजबूत रख लिया तो जीवन में कितनी भी परेशानियां आए जाएं, मगर ऐसा व्यक्ति ज्यादा कभी ना तो परेशानियां उसको परेशान करेंगी, ना ही वो इन परेशानियों से ज्यादा भयभीत हो पाएगा। जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मार्स, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, 8th हाउस भी इसके डिपार्टमेंट में आता है, 10th हाउस भी आता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 10 नंबर की राशि आती है और यहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं। तीसरा हमारा एनकरेज, साहस, पराक्रम का जो हाउस है वो तीसरा घर है, वहां के कारक है नेचुरल। तो 4 घरों से कनेक्शन अकेले मंगल का है। मंगल क्या है? हमारे भाई का कारक। मंगल क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड का कारक। मंगल क्या है? हमारे समाज में रिलेशन, हमारे यार दोस्त। मंगल हमारा कैरियर। तो मार्स इज एवरीथिंग। तो मार्स को ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ठीक रखने के बहुत सारे तरीके हैं। मार्स खराब है उसको आइडेंटिफाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर कई बार हमें कुंडली के बारे में नहीं जानकारी होती, तो उसके लिए हमने मंगल बद के ऊपर जो वीडियो बना रखा है उसमें स्पेशली बताया गया है कि मार्स अगर कुंडली में खराब होगा तो उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसको बिना कुंडली देखे आप कैसे ठीक रख सकते हैं। तो वो सिम्टम्स आपको बता देंगे कि आपके घर के अंदर किस किस का मार्स खराब है, किस किस का अच्छा है। तो मार्स को ठीक रखना जरूरी है। साथ ही मार्स को एक्यूरेट 100% ठीक रखने के लिए हमें हमेशा अपने वर्षफल को कंसिडर करना होता है, क्योंकि हमारी लगन कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट अच्छा है या खराब है ये अलग विषय है, मगर कोई भी प्लैनेट लगन कुंडली में कितना भी अच्छा कितना भी खराब क्यों ना हो, जीवन भर हमेशा खराब असर देगा ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जीवन का ग्राफ हमेशा अप्स एंड डाउन में चलता है। तो हमें ये समझना होगा कि किसी साल हमारे जीवन में बहुत अच्छा जाता है, किसी साल बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, तो उसके पीछे का कारण होता है वर्षफल। तो हमेशा अपने जन्मदिन पर अपने वर्षफल को कंसिडर कीजिए। 15-20 दिन पहले उसके सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपका कमिंग ईयर किस तरह का रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर अच्छा या बुरा जैसा भी रहने वाला हो, मगर हम सभी की इच्छा ये रहती है कि हमारा नया साल बहुत अच्छे से जाए। मगर आपका नया साल है कौन सा? आपका नया साल है आपके जो जन्मदिन से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है, दैट इज योर न्यू ईयर। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब नए साल को हम बहुत उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं, अपने बर्थडे को अच्छे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमारा नया साल अच्छे से बीते। मगर आप अगर अपने वर्षफल को चेक नहीं करते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियां उस साल लिखी होती हैं उनको समझ नहीं पाते,
मगर अगर समय रहते वर्ष फल को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप उन परेशानियों को मैनेज कर सकते हैं, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को 90-95% कम कर सकते हैं। जो प्लैनेट हमारे उस साल पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि 9 के 9 तो खराब होने से रहे, तो 9 में से 2-4 जो खराब होंगे उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उस बात को समझना है, और जो उस साल हमें अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं उनसे हमें ज्यादा गेन कैसे लेना है, ज्यादा प्रॉफिट कैसे लेना है, इस बात को समझना है। जब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजी ऐसे लगेगी जैसे टीवी का एक रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि जैसे है आप चाहेंगे वैसे आप अपने आप को चला पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की है कि आप आगे आने वाले कई सालों के बारे में खुद एनालाइज कर पाएंगे कि मेरे कमिंग ईयर किस किस तरह से जाने वाले हैं। ये साल आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको चिंता ये भी हो जाएगी कि भविष्य के बारे में कि अगला साल भी क्या ऐसे ही जाएगा या कुछ परेशानी आएगी, तो वो आप अपने वर्षफल से समझ सकते हैं। तो वर्षफल तो आप इस साल का क्या अगले 50 साल का भी देख सकते हैं। वर्षफल कैसे देखना है वो वर्षफल की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर स्टार्टिंग की वीडियो में सबको डिटेल में बताया गया है, वहां जाकर आप समझ सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी मार्स के बारे में, मार्स 1 से लेकर 6th हाउस तक के बारे में। आज बात करेंगे मार्स 7 से लेकर 12th हाउस तक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं 7th हाउस से। मार्स 7th हाउस में जब प्लेस्ड होते हैं तो यहाँ पर एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। कहा गया है कि विष्णु की तरह पालना करने वाला, यानी कि जो जिसके मार्स बर्थ चार्ट में 7th हाउस में होता है उसके जीवन में कोई ना कोई जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर हमेशा रहती है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में ग्रोथ देता है, क्योंकि यहाँ ईश्वर ने ही उसको जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए भेजा है। अगर वो ये काम करता रहेगा तो जीवन में ग्रोथ भी लेता रहेगा। अब वर्ष फल के अंदर जब मार्स 7th हाउस में आएगा तो ऐसे में अगर अच्छी पोजीशन में हुआ, अब देखिए क्योंकि मार्स अच्छे या खराब पोजीशन में हुआ इसके लिए बहुत सारे रूल अप्लाई होते हैं, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, मगर हम सिंपली वे में इसको समझेंगे कि अच्छा है तो ये रिजल्ट, खराब है तो ये रिजल्ट, एंड द फाइनली अच्छा है या खराब है तो करना क्या है, कौन सी रेमेडी फॉलो करनी है उसको समझेंगे। और वो भी रेमेडी ऐसी कि जिस रेमेडी का साइड इफेक्ट ना हो, एनीवन कैन डू। तो यहाँ पर उच्च समाज में अच्छे संबंध, यानी कि अच्छे लोगों में अच्छे संबंध उस साल बनेंगे। दयालुता व परोपकारी की भावना, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, स्त्री पुत्र भाइयों का सुख बढ़ेगा, कैरियर के लिए अच्छा, राजनीतिक लोगों से सावधान रहें। तो अगर मार्स अच्छी पोजीशन में है तो ये परिणाम आपको उस साल देगा। बात करते हैं अगर यहाँ पर मार्स हुआ और खराब पोजीशन में हुआ, नॉर्मली आपको बता दें कि 1st हाउस, 3rd हाउस, 8th हाउस, स्पेशली इन 3 घरों में जहां मंगल का अपना विशेष प्रभाव रहता है, कारक हैं और मालिक भी हैं इन तीनों घरों के। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठ जाए, अगर मून का प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसे में मार्स कुंडली के अंदर अब अपना खराब फल नहीं देगा, मार्स आपका अच्छा हो जाएगा। अगर और किसी रूल के कारण वो खराब हो रहा है फिर भी उतना खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर अगर खराब हुआ तो बहन या भाभी के चोट लगने के योग उस साल बनेंगे, किसी न किसी प्रकार की चोट लग सकती है। लाइफ पार्टनर, क्योंकि 7th हाउस हमारी लाइफ पार्टनर का है, हमारी मैरिज लाइफ का है, तो मैरिज लाइफ के अंदर ट्रबल देगा, लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, और उस साल लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू भी देखने को मिल सकते हैं। कुसंगति के कारण अपमान व राजदंड, यानी कि खराब लोगों के साथ उठने बैठने से जातक को समाज में अपमान का सामना व सरकार से कोई पनिशमेंट की स्थिति देखने को मिलेगी। शरीर पर फोड़े, फुंसी, ब्लड इन्फेक्शन आदि के योग बनेंगे। तो हमने सिंपली करना क्या है, अच्छा है या खराब है इसको भूल जाइए। मार्स 7th हाउस में आ रहा है तो करना क्या है, बेटी साली बहन, बेटी साली बहन इनको मीठा खिलाना है। घर पे आए बहन बेटी तो इनको स्वीट्स इत्यादि वगैरह मीठा जरूर देना है, या इनके यहाँ अगर जाएं तो मीठा वगैरह देके जाएं, तो इसी से केवल आपका मार्स ठीक हो जाएगा। दूसरा, मार्स 8th हाउस में, 8th हाउस में अगर मार्स आता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा खराब फल देने वाला मंगल कहा गया है, मगर फिर वही रूल आ गया,
अगर फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और आपका एट्थ हाउस में चंद्रमा बैठ जाए या इसके मित्र ग्रह बैठ जाएं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट जिन घरों का स्वामी है, जिस घर का कारक है, उस घरों में उसके मित्र ग्रह बैठेंगे तो उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। उसके एंटी प्लैनेट बैठेंगे तो सीधा सा है उसको खराब करेंगे। तो यहाँ पर मंगल अगर शुभ स्थिति में हुआ तो साहस व पराक्रम से भरपूर राजनीति से लाभ, उस साल राजनीति से काफी ज्यादा लाभ के योग बनेंगे। उच्च अधिकारियों, यानी कि आप प्राइवेट नौकरी में हैं या सरकारी में हैं, ये जॉब करते हैं, तो उच्च अधिकारी, उच्च वर्ग के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे लाभ के योग हैं। पुत्र का भाग्योदय होगा, यानी कि मार्स जब एट्थ हाउस में आएगा और शुभ स्थिति में हुआ तो संतान के लिए काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। उस साल बेटे की जॉब लग सकती है, बेटा किसी न किसी कारण से ग्रोथ लेगा। अगर मंगल यहाँ पर खराब स्थिति में हुआ, नॉर्मली खराब ही रिजल्ट देता है, तब क्रोध, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, भाई को कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उस साल लड़ाई झगड़े इत्यादि के योग, अचानक कोई दुर्घटना, जेल इत्यादि के योग, किसी नई चीजों में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान के योग, तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपने एक बात यहाँ पर नोटेड करी कि अचानक की बात हो रही है। अचानक शब्द जो है वो किससे कनेक्ट होता है? राहु से। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया कि मार्स कुंडली में कहीं बैठा होगा, अगर खराब होगा तो इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो रिजल्ट बताए हैं ये राहु के ही रिजल्ट हैं, राहु एट्थ हाउस के। तो राहु एट्थ हाउस अगर कुंडली में अच्छा हुआ तो विदेश योग, खराब हुआ तो जेल योग। तो हमें नॉर्मली अपने प्लान्स को ठीक कैसे रखना है, लगन चार्ट के अकॉर्डिंग ठीक कैसे रखना है, वर्षफल के अकॉर्डिंग ठीक कैसे रखना है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लेके चलना है, केवल इस छोटी सी बात समझनी है तो उससे आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्स एट्थ हाउस में आता है और ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने अगर खराब स्थिति में हुआ तो क्या रेमेडी करनी है? मिट्टी के बर्तन में गुड़ भरकर या शक्कर भरकर या देसी खांड भरकर या शहद भरकर किसी वीरान जगह में दबा देना है। अब आपने कोई खुरपी इत्यादि लेके जानी है, गड्ढा खोदना है आधा फीट गहरा, उसके अंदर मिट्टी का बर्तन रखना है और ये सामान उसको ढक देना है किसी मिट्टी के ढक्कन से ही, और गड्ढे को बंद करके खोदने के लिए जो सामान लेके गए थे उसको वहीं छोड़ के आना है। ये कार्य अवश्य कर लेना है वर्षफल के स्टार्टिंग में ही। बात करते हैं मार्स नाइन्थ हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन नाइन्थ हाउस, क्योंकि नाइन्थ हाउस किसका है? बृहस्पति का। मंगल वहां पे अवश्य ही शुभ परिणाम देते हैं और बहुत शुभ माने गए हैं। धन व जायदाद के योग, यानी कि उस साल धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, उस साल प्रॉपर्टी खरीदने के योग कुंडली में बनेंगे। माता पिता व समय को तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त होगा, यानी कि उस साल आपके पेरेंट्स या आप खुद भी जो है किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाएंगे। खाने पीने व होटल के कामों से लाभ, तो यानी कि उस वर्ष अगर व्यक्ति कुछ खाने पीने का काम करता है तो उससे अवश्य ही उसको लाभ प्राप्त होगा। मंगल अगर नाइन्थ हाउस में बर्थ चार्ट में है तो आप परमानेंटली इन कार्यों को कर सकते हैं, उससे आपको विशेष लाभ होगा। अगर यहाँ पर खराब स्थिति में हुआ, अब खराब स्थिति कैसे आएगी? फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, इसमें इनके एनिमी प्लैनेट बैठ जाएं, बुध, राहु, शनि, जो इनके एनिमी प्लैनेट हैं, केतु, ये बैठ जाएंगे तो ये मंगल को खराब करेंगे। खराब स्थिति में बिन बुलाए मेहमान, यानी कि मेहमानों के ज्यादा आगमन से अननेसेसरी खर्चे, एक्सपेंस परेशान करेंगे। पुत्र को निश्चित तौर पर उस साल कोई ना कोई कष्ट अवश्य आएगा। माता पिता के हेल्थ इश्यू, अनचाहे स्थान परिवर्तन, यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी मर्जी के विरुद्ध ट्रांसफर या अनचाहा स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। आकस्मिक परेशानियां, अब आकस्मिक क्यों आ गया? क्योंकि राहु अगर खराब हो जाएगा तो राहु बन जाएगा, राहु बन जाएगा तो सडन परेशानियां जीवन में पैदा करेगा। अब करना क्या है कि आपको रेड कलर का रुमाल, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखना है और भाभी
अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनकी मिसेस का मान सम्मान करना है, उनसे किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, क्योंकि अगर खराब होगा तो उनसे विवाद कराएगा, तो करना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। धर्म में आस्था रखनी है, क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठा है, क्योंकि नॉर्मली जब ये खराब होगा तो जातक ईश्वर को नहीं मानेगा, उसको अवॉइड करेगा, नास्तिक बन जाएगा, मगर हमें इसके अपोजिट चलना है। तो आपको ये समझना है कि किस साल क्या स्थिति आएगी तो कैसे फॉलो करना है। बात करते हैं 10th हाउस की। अब 10th हाउस क्या है? हमारा कर्म स्थान, हमारा कैरियर। अब इस हाउस में मंगल जहां पर अपनी उच्च की स्थिति में आ जाते हैं, तो अपनी उच्च की स्थिति के कारण अगर शुभ स्थिति में हुए, अब शुभ स्थिति कब होगी? जब 1, 8, 3 और 4 इन हाउसेस में इनके मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये प्लेस्ड हुए। जितने ज्यादा प्लेस्ड होंगे उतना ज्यादा सपोर्ट मंगल को करेंगे। तो यहाँ पर अगर ये स्थिति है तो मंगल अपनी शुभ स्थिति में होंगे, शुभ स्थिति में होंगे तो यहाँ पर उच्च की अवस्था में होंगे, और उच्च के मंगल निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शुभ परिणाम उस साल देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो उसे निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। दूसरा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन के योग, सरकार से लाभ प्राप्ति के योग, सरकार से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं। अगर पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स के अंदर आपको, राजनीति के अंदर लाभ के योग बनेंगे। व्यवसाय के अंदर तरक्की, धन, संतान, ग्रोथ इन कैरियर। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा शुभ परिणाम उस साल मंगल देंगे। मगर अगर ये अशुभ स्थिति में हुए, जैसा आपको बताया कि 1, 3, 8 और 4 इसमें इनके एनिमी प्लैनेट्स हुए, और दूसरा बर्थ चार्ट जो आपकी लगन कुंडली है वहां भी मंगल अगर खराब हुए और वर्ष फल में भी खराब स्थिति में आ गए, तो ऐसे में बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव देंगे। किस तरह का देंगे? झूठे आरोप, चोरी, लाछन आदि की वजह से जातक को मान सम्मान में हानि और जेल यात्रा तक के योग क्रिएट करेंगे। दूसरा, बनते बनाए कार्यों में विघ्न, यानी कि हर काम बनते बनते उसके बिगड़ेंगे। दूसरा, शत्रुओं से हानि, मान सम्मान को परेशानी, व्यर्थ के खर्चे, छोटी विदेश यात्राएं आदि के योग उस साल बनेंगे, जो बिना बात के खर्चों का कारण बनेगी। क्योंकि यहाँ पर जब मंगल खराब हो जाएंगे तो फिर वही बात कि राहु की तरह आपके नेगेटिव रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। अब जिस साल मंगल 10th हाउस में आएंगे तो उस साल आपको देखने को क्या मिलेगा कि ऐसे लोगों के घर में जब भी ये दूध उबालते हैं तो दूध उबलकर गिरता जरूर है, मगर इनको उस साल दूध गिरने से रोकना चाहिए। दूसरा, अपना गोल्ड उस साल विशेष तौर गिरवी नहीं रखना चाहिए, चाहे कुछ भी कारण हो जाए। हिरन की सेवा या हिरन का खिलौना उस वर्ष के स्टार्टिंग में अवश्य ला के रख लें घर में, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो यहाँ पर वो रेमेडीज आपको एडवाइस की गई है जो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं देंगी और जिसको आप कर सकते हैं। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस में मंगल जब आके बैठेंगे तो अगर शुभ स्थिति में हुए, शुभ स्थिति वही 1, 8, 3 और 5, तो यहाँ पर अगर शुभ स्थिति में हुए, इनके मित्र ग्रह हुए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मंगल बहुत शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि आय भाव है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। जब यहाँ मंगल बैठे होंगे तो योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को पूरा करेंगे, धन की कमी नहीं होगी। ननियाल परिवार के लिए काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है, और आध्यात्मिकता की ओर भी ऐसे जातक का उस वर्ष विशेष ध्यान आकर्षित होगा। उस साल मंगल अगर शुभ स्थिति में हुए तो खानदान में किसी न किसी की शादी या किसी बच्चे के जन्म के योग भी बनेंगे, होगा, मतलब निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर ईयर में। मगर अगर खराब स्थिति हुआ, बैड कंडीशन में, तो यहाँ पर राहु की तरह बिहेव करेंगे। राहु क्या है? लड़ाई झगड़े का कारण। तो लड़ाई झगड़े, धन की कमी, झूठे आरोपों, भाई से झगड़ा, मंगल भाई का कारक, तो भाई से झगड़ा, परिवार में डेथ, यानी कि परिवार में, खानदान में किसी न किसी की डेथ की सूचना उस साल अवश्य आएगी या देखने को मिलेगी। अब करना क्या है? मिट्टी के बर्तन में शहद भर के रखना। इसके अलावा एक स्पेसिफिक रेमेडी भी है, वो यहाँ पर एडवाइस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो रेमेडीज को देखने के लिए आपको लगन चार्ट के अंदर भी कुछ चीजों को फोकस करना होगा। देन यू कैन डू पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेमेडी फॉर द 11th हाउस बैड मार्स। 12th हाउस की बात करते हैं। अब 12th हाउस में जब मंगल होते हैं तो देखिए 12th हाउस में मंगल के लिए क्या क्या कहा गया है? हाथी का महावत, ये बात
किताब में लिखी है, हाथी का महावत, क्योंकि 12th हाउस के जो कारक है वो क्या है, राहु। और राहु के लिए जब हमने टॉपिक कराया था तो बताया था कि राहु अगर हाथी है तो मंगल को महावत कहा गया है, यानी कि जो हाथी को कंट्रोल करके रखता है। मगर महावत ठीक होना चाहिए, ये बात जरूरी है, महावत ठीक होना चाहिए। अगर महावत खुद ही खराब होगा तो हाथी भी बेलगाम हो जाएगा, और फिर यहां पर आप इसको जस्ट लाइक राहु मान के चलेंगे। अब मंगल अगर यहां पर शुभ स्थिति में हुए तब ऐसे में शांतिमय तरीके से जीवन व्यतीत होगा, वो साल बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? देखिए, मंगल जब 12th हाउस में आते हैं तो उस साल राहु, शनि, बुध, केतु, ये जितने प्लैनेट हैं ये अपना नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे पाते, शांत होके बैठ जाते हैं, क्योंकि सेनापति जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में है, अब सारे शांत रहेंगे। तो यहां पर मंगल अगर हुए तो वो साल आपका निश्चित तौर पर बड़ा शांतिपूर्ण रहने वाला है। व्यर्थ के खर्चों से बचाव होगा, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, धन के सभी प्रकार के सुख की वृद्धि होगी। मगर मंगल अगर यहां पर अशुभ स्थिति में हुए, अशुभ स्थिति कैसे बनेगी? 2, 6, 8 इसमें एनिमी प्लैनेट हो, साथ ही फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस में एनिमी प्लैनेट हो, तो यहां पर मंगल पीड़ित हो जाएंगे। अब मंगल जब पीड़ित हो जाएंगे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, साथ ही झूठे आरोप, गुस्से के कारण कोई अप्रिय घटना, यानी कि उस साल गुस्से के कारण आप कोई ना कोई अप्रिय घटना से मतलब है कि लड़ाई झगड़े में हो सकता है कि आपके द्वारा किसी को नुकसान पहुंचे और जिसके कारण कोर्ट कचहरी या जेल की स्थिति का सामना करना पड़े। तो ऐसे में उस साल, क्योंकि 12th हाउस हमारा किसका है? हमारे एक्सपेंसेस का है। अगर शुभ हुआ तो एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारी मर्जी के अनुसार होंगे, यानी कि पैसा आएगा और खर्च होगा, अपनी इच्छा से खर्च करेंगे। दूसरे एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि हमारी मर्जी के विरुद्ध, कि कोई बीमार पड़ गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कोर्ट कचहरी का काम हो गया जिससे कारण व्यर्थ के पैसा खर्च हो गया। तो फैमिली में किसी न किसी के बीमार रहने के कारण डॉक्टर के अस्पताल में खर्चा होने की स्थिति का सामना जातक को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मंगल शुभ हो या अशुभ हो, इसके शुभ परिणाम लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक रेमेडी है, मगर वो यहाँ पर इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि उसके लिए आपको अदर प्लेसमेंट को चेक करना पड़ेगा। तो आपको जो कॉमन रेमेडी है जो आप कर सकते हैं वो क्या, कि मीठा खाएं और अपने फ्रेंड सर्किल में या जहां आप काम करते हैं वहां डेली या हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ मीठा डिस्ट्रीब्यूट करें, उन लोगों के साथ शेयर करें। तो इससे आपका मंगल धन के लिए भी और बाकी अदर प्रॉब्लम को भी ठीक रख पाएगा। तो यहाँ पर आज हमने मार्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है उसके 12 हाउसेस को कंप्लीट किया। आप अपने पास्ट ईयर में जिन सालों में आपके मंगल इन हाउसेस में मूव किए थे, आपको वर्षफल कैसे चेक करना है वो वर्षफल के टॉपिक में हमने क्लियर किया था जब स्टार्ट किया था, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आप जो आपके साल जा चुके हैं उनको चेक करें कि जिन सालों में ये चीजें बताई गई हैं आपका मंगल इन हाउसेस में मूव किया। जैसे आपको बताया कि मंगल 11th हाउस में अगर शुभ हुआ या अशुभ हुआ, तो शुभ हुआ तो परिवार में किसी बच्चे का जन्म या कोई शादी की घटना होगी, और अगर अशुभ हुआ तो किसी की डेथ। अब आप ये चेक करें कि आपका मंगल 11th हाउस में आया कब था। जब आप चेक करेंगे या अपने परिवार की कुंडली भी चेक करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका, तो परिवार का पूरा चार्ट रखें, उनमें सबके मंगल चेक करें कि 11th हाउस में कब आया था। इसी तरह अदर हाउसेस का भी चेक करें, इससे आपको ये क्लियर होगा कि वर्षफल का कॉन्सेप्ट किस तरह काम करता है। देन इसका फायदा क्या है कि आप अपने कमिंग ईयर को चेक कर पाएंगे कि मेरा मार्स जब 11th हाउस में आया था तो उसने ये रिजल्ट दिए थे, अब यही रिजल्ट मुझे दोबारा कब मिलेंगे। तो वो आपने कमिंग, क्योंकि आपको जो वर्षफल का टेबल दिया गया है उससे आप एट ए ग्लांस ही चेक कर सकते हैं कि आपका मार्स किन किन सालों में, 2 मिनट लगेंगे केवल आप ये चेक करने में कि आपका मार्स इन पर्टिकुलर हाउसेस में कब कब मूव करेगा। तो आप आने वाले 50 साल का डेटा भी 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। उससे आप चीजों को समझ पाएंगे, प्लान कर पाएंगे कि मुझे उन सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसके लाभ उठाने हैं, कैसे ठीक रखना है। तो ये वर्षफल के फायदे हैं। तो होप सो आपको इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और चीजें जो है आपको क्लियर भी होंगी। तो आज मंगल के बारे में बात करी।
नेक्स्ट वीडियो वर्षफल पे लेना है या किसी और टॉपिक पे लेना है, इसके बारे में आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, बिल्कुल उसको फोकस किया जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्ण।